नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आस्था सरवाल। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवपन शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार आप देखिए किस तरह से इस बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर संभल से बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कैसे वहां पर अब प्रशासन जो है वो मुस्तैद हुआ, लेकिन उससे पहले की कार्यवाही से पहले विपक्ष का हंगामा किस तरह से देखा गया है वो खबर दिखाते चले। सदन परिसर में आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर, बड़ा हंगामा किया गया। प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद, हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए कल यहाँ काली जैकेट पहनकर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का हल्ला देखने को मिला है। और किस तरह से संविधान की यहाँ पर आप देखिए प्रतियां जो है वो लेकर जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया है, मुंह पर भी काली पट्टी बांधी गई है। तो जाहिर तौर पर कल आपने देखा कि काली जैकेट पहनकर किस तरह से लिखा गया था कि मोदी अडानी एक है तो सेफ है, लेकिन आज संविधान की प्रतियां लेकर इस तरह से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। मुंह पर काली पट्टियां बांधकर यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। बाय 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 चलिए, तो फिलहाल आज फिर से मोदी अडानी हाय हाय की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, लेकिन इस बीच में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर एक बार फिर से हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया है। तो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई को यहाँ पर रोक दिया गया है। मोदी अडानी के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से हंगामेदार आज का ये दिन पूरी तरह रहा है और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर आप देखिए सरकार को घेरने की किस तरह से कोशिश हो रही है। बड़ी अपडेट, यहाँ आप देखिए पिछले कई दिनों से ही शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों में जिस तरह से जमकर हंगामा हो रहा है, सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। सिर्फ 1 मिनट की कार्रवाई यहाँ पर हुई है, लेकिन 1 मिनट में ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा किया गया है और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते ये कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लोकसभा के अंदर आम जनता के मुद्दे कब उठाए जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट में ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सत्र है वो 25 नवंबर को शुरू हुआ था और 20 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। लेकिन रोज की तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं, यहाँ पर लगातार ये हंगामे देखने को मिल रहे हैं। और आज की कार्रवाई से पहले ही कांग्रेस पार्टी और जो इसके सहयोगी दल हैं जो कि विपक्ष में है, उनके द्वारा यहाँ पर लगातार हंगामा काटा गया और कल भी काली जैकेट पहनकर ये हंगामा हुआ और आज काली पट्टियां बांधकर ये जो विरोध प्रदर्शन है वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा देखने को मिला। लेकिन ओम बिरला और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के अंदर बहस हुई और लोकसभा की ये कार्रवाई जो है वो 1 मिनट के अंदर ही स्थगित होती नजर आई। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई जो है वो लोकसभा में अब स्थगित हो चुकी है। लगातार अडानी मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा जो है वो यहाँ पर सदन में देखने को मिल रहा है। ओम बिरला यानी कि जो स्पीकर है और कांग्रेस के सांसद के बीच में जो है वो यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। 20 दिसंबर तक कार्रवाई चलेगी, लेकिन अगर इसी तरह से हंगामे की भेंट हर दिन चढ़ती गई तो फिर किस तरह से काम किया जाएगा। Respected Chairman Sir, with your kind permission, I rise to move that the House concurs in the recommendations of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha by Sri Bita Mastan Rao Yadav, resigned from the Rajya Sabha 29th August 2024 to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the remaining period of the term of the committee and to proceed to elect in such manner as the chairman may direct one member from amongst the members of the House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Dr. L. Murugan to move a motion for election of one member to the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. तो फिलहाल राज्यसभा के अंदर भी लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोकसभा के अंदर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए संभल हिंसा को लेकर बात हो रही है, लेकिन फिलहाल यूपी के अंदर आज जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में आज हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट, अयोध्या, मथुरा, संभल, वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। आज जुम्मे के दिन बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी है, लेकिन उस बीच में पूरी तरह आप देखिए जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 26 अलग अलग इलाके जो हैं, अलग अलग जिलों में आज हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जुम्मे की आज नमाज है और इसको लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें अयोध्या की, मथुरा, संभल, वाराणसी, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस फोर्स के साथ अफसर भी पैदल गश्त करते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के जो यहाँ पर अफसर हैं वो भी उनके साथ यहाँ पर तैनात किए गए हैं। धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा जो व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की पैनी नजर देखने को मिल गई है। मथुरा की बात करेंगे तो वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात करेंगे, यानी कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन की बात करेंगे, तो आज उसकी 32वीं सालगिरह है, 32वीं बरसी है, जिसकी वजह से कहीं माहौल खराब ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस प्रशासन है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और अयोध्या सहित 26 जिलों में हाई अलर्ट है और बाबरी मस्जिद की जो डेमोलिशन हुई थी उसकी आज 32वीं बरसी है और जुम्मे की नमाज से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किसी तरीके की यहाँ पर कोई माहौल खराब ना हो, पत्थरबाजी ना हो, यहाँ पर कुछ उपद्रवी यहाँ पर सड़कों पर ना उतर आए, इन तमाम चीजों को लेकर जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चलिए, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की यहाँ 32वीं आप देखिए किस तरह से बरसी है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 की अगर बात करें तो बाबरी मस्जिद को यहाँ पर गिरा दिया गया था। जुम्मे पर यूपी में किस तरह से अलर्ट मोड पर पुलिस है, प्रशासन है, वो जरा दिखा देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या, मथुरा, संभल, वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि संभल हिंसा का आज 13वां दिन है, लेकिन उस बीच में यहाँ पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी है, लेकिन उसके साथ साथ जुम्मे की नमाज भी आज पढ़ने के लिए लोग पहुंचेंगे, लेकिन किसी भी तरह का उपद्रव या फिर घटना घट नहीं सकती, जिस तरह से वहां पर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बरती हुई है। संवेदनशील इलाकों के अंदर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है कि अगर कोई भी अप्रिय घटना करने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाए। पुलिस फोर्स के साथ अफसर यहाँ पर पैदल गश्त कर रहे हैं, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है और हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर नजर रखी जा रही है। एसटीएफ से लेकर यहाँ एलआईयू तक अलर्ट मोड में है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जब यहाँ लोग पहुंचेंगे तो उसके बाद किस तरह से पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है कि जितने भी धार्मिक स्थान है वहां पर अलर्ट मोड पर पुलिस कर्मियों को रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की पैनी नजर है और पूरी तरह से एंट्री एग्जिट पॉइंट पर नजर गड़ाई गई है। संभल से लखनऊ तक पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी है और इस बीच में किसी भी अप्रिय घटना को अगर अंजाम देने की कोशिश होती है उस पर कार्रवाई किस तरह से होगी, क्योंकि मथुरा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ 1000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। मथुरा से भी आप देखिए बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिली, क्योंकि 23 जिलों की बात हो रही थी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ और जिले यहाँ पर जोड़े गए। जुम्मे पर यूपी के अंदर अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया है और जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अब जो प्रशासन है वो काम करता नजर आ रहा है। 1000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई, क्योंकि मथुरा के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां पर किसी की घुसने की कोशिश अगर होती है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, इसके लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन फिलहाल 32वीं यहाँ पर आप देखिए जो बरसी है वो बाबरी मस्जिद की है, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जुम्मे का दिन है। बाबरी विध्वंस की भी 32वीं बार की बरसी यहाँ पर है, उसी को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बात जरूर करते नजर आए थे कि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह की कार्रवाई ग्राउंड जीरो पर होनी चाहिए। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पहली नजर रखी जाए, हर आने जाने वालों पर नजर रखी जाए, निशानदेही यहाँ पर होनी चाहिए।
विजेंद्र हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, अपडेट कीजिएगा किस तरह से कार्रवाई वहां पर चल रही है, क्योंकि पुलिस को यहाँ प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऐसा मैं बता दूं, देर शाम जो है डीआईजी और एसपी और जो डीएम है उन्होंने पूछताछ किया था कि सिक्योरिटी को यहाँ तैनात किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जुम्मे की नमाज से पहले जो डीआईजी है, एसपी है, डीएम है, उन्होंने पीस कमेटी की मीटिंग की है धर्म गुरुओं के साथ और उनको समझाया है कि किसी तरह की कोई भी जो अफवाह है वो ना फैले और आपराधिक तत्व जामा मस्जिद के अंदर ना जाए। जिस तरह से पहले लोग अदर सेक्टर के नहीं गए थे पहले जुमे को, इस बार भी दूसरे जुमे की नमाज में कोई अदर सेक्टर का व्यक्ति नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। आइडेंटिफाइड नजर आए और चारों तरफ जो सारी जामा मस्जिद है 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अदर सेक्टर का नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी जो है जांच की जा रही है, आधार कार्ड देखा जा रहा है, पैन कार्ड देखा जा रहा है, तभी से उसको जामा मस्जिद के अंदर जाने दिया जा रहा है। जी हाँ सर। लेकिन विजेंद्र, जिस तरह से 2 बजे यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचेंगे, उससे पहले ही चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि सरकार पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने हमला किया, आरोप लगाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर राजनीति की बात करें तो राजनेताओं का काम है अपनी अलग अलग तरह की राजनीति करना। जैसे संसद से बाहर निकल के आया धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिल्कुल अलग है, संबल का मुद्दा सिर्फ दफा उठा रही है, कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया। तो एक राजनीतिक मामला अगर धरातल पर जीरो ग्राउंड पर देखे तो प्रशासन ने कानून व्यवस्था इतनी सख्त की है कि जो इतना बड़ा बवाल हुआ था उसको 1 दिन 24 घंटे के अंदर शांति में तब्दील कर दिया। इतनी भारी फोर्स यहाँ पर लगी है, चाहे बरेली मंडल हो, मुरादाबाद मंडल हो, रामपुर जैसे 3 मंडलों की जो फोर्स यहाँ पर थी। हालांकि मैं आपको बता दूं बरेली मंडल का फोर्स वापस कर दिया गया है, लेकिन मुरादाबाद मंडल और जो जनपद संबल का जो फोर्स है वो है 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ तैनात है। जामा मस्जिद पर इस समय डीआईजी और मुजराज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसा, एसपी किसी कुमार बिश्नोई, तमाम क्षेत्र अधिकारी और 30 मजिस्ट्रेटों के साथ सारी जामा मस्जिद पर डटे हुए हैं। बताइएगा, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई उपद्रवियों के खिलाफ हो रही है, जो पुलिस ने मामले दर्ज कर अलग अलग आरोपियों की पहचान की है, वो कहाँ तक पहुंची है? पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है इस पूरे संबल हिंसा में? जी मैं आपको बता दूं 400 उपद्रवियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, 400 की पहचान हो चुकी है। अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से जो उपद्रवी से भवानी से उनकी पहचान की जा रही है। और एसपी किसी कुमार बिश्नोई ने सामने बताया कि जो करोड़ों का नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी इन्हीं लोगों से होगी और अब पोस्टर जारी होने का समय है। आता मैं आपको बता दूं जुमे की नमाज को लेकर और राहुल गांधी के 6 दिसंबर के ऐलान के बाद दिसंबर पहुंचेंगे, इसके लेकर के प्रशासन बहुत ज्यादा चुस्त था और प्रशासन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से एक आरोप लगाया गया। वो कह रहे थे कि बार बार मना किया जा रहा है, लेकिन उस बीच में 10 दिसंबर तक बाहरी किसी भी व्यक्ति के आने पर रोक लगी है। धारा 163 यानी कि 144 वहां पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कटाक्ष कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जिस तरह से सही नहीं किया गया था, कानून व्यवस्था पर कई तरह से सवाल उठाए गए थे, लेकिन आज जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, ग्राउंड से तस्वीरें दिखाइएगा जरा, क्या कुछ वहां पर है, किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं? आशा मैं आपको बता दूं तस्वीर जैसे 24 को भेजी गई है और लाइव तस्वीरें भेजी गई है जी, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। आइडेंटिफाई हर व्यक्ति को किया जा रहा है। 30 मजिस्ट्रेट, सीएसपी और जो अधिकारी है वो यहीं पर तैनात है। मैं आपको बता दूं नेता अगर आरोप लगा रहे हैं तो जीरो ग्राउंड पर बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त और चुस्त है। कतई कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। प्रशासन कतई किसी कीमत पर चूक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि संबल की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से सील कर दी गई है। हर गाड़ी को चेक करने के बाद संबल में प्रवेश मिल रहा है। तो ये जो नेता है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन संबल शहर में और संबल जनपद में अगर बात करें तो शांति व्यवस्था है और पूरी तरह से शांति है। संबल के लोग भी कह चुके हैं यहाँ शांति है। अगर राजनीति के स्तर से बात देखी जाए तो वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि राजनेताओं का अपना तरीका है किस तरह के आरोप लगाते हैं। संबल में एकदम शांति है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पूरी तरह से शांति है वहाँ पर। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से काम किया गया है। जो लगातार आरोप लग रहे थे वो सरासर आप देखिए किस तरह से विजेंद्र की तरफ से नकारे गए हैं कि ग्राउंड जीरो की तस्वीरें पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से है, क्योंकि पुलिस हाई अलर्ट पर है। और कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आप देखिए तीनों तस्वीरें आपके सामने जो ग्राउंड जीरो से भेजी गई हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि लखनऊ के अंदर संभल से लखनऊ तक किस तरह से पुलिस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है
और उसके साथ साथ यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है। संभल मस्जिद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आराम से मस्जिद के अंदर एंट्री मिल रही है और अपना काम शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल इसी पर एक और हमारे उमेश मिश्रा जुड़ गए हैं संवाददाता। उमेश, जरा अपडेट कीजिएगा, लखनऊ के अंदर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह हाई अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद वहां पर है। देखिए आपका बिल्कुल, राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो आज उनसे अलर्ट के निर्देश पूरी तरह से देखे जा सकते हैं। हालांकि आज जिस तरह से 6 दिसंबर है, उसके मद्देनजर साथ ही साथ आज जुमे की नमाज भी कहीं कहीं प्रशासन की लिए चुनौती है। तो हर एक व्यवस्था के लिए पूरी तरह से जो मुस्तैदी है वो देखी जा सकती है। राजधानी लखनऊ में भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो हजरतगंज एरिया है, यहाँ पर तमाम भारी पुलिस तैनात किया गया है। हर एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है, यानी सोशल मीडिया तमाम जगहों पर पुलिस पूरी दिखाई होगी। देखिए पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं आप देखिए कि तमाम जगह पे बैरिकेडिंग भी किया गया है और तमाम जो वाहन आने जाने वाले वाहन है उनकी निगरानी की जा रही है। यानी आज जिस तरह से दोहरी चुनौती है प्रशासन और पुलिस के लिए, जिस तरह से 6 दिसंबर है और जुमे की नमाज, और संभल में बीते कुछ दिनों पहले जो संभल में हिंसा हुई थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी और बैठक के बाद ऐसा विशेष निर्देश दिए थे, तो कहीं न कहीं आज भी उन निर्देशों के अनुपालन में जो पुलिसकर्मी है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन उमेश, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया, ये उनके लिए काफी अहम और दिलचस्प तस्वीरें होने वाली है कि किस तरह से प्रशासन ने वहाँ पर मुस्तैद जो है वो अपने पुलिसकर्मियों को भी और जितने भी वहाँ पर पीएसी और आरएएफ को तैनात किया गया है वो यहाँ लगाए गए हैं। 3 लेयर्स के अंदर जिस तरह से सिक्योरिटी को रखा गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। आज विधानसभा सत्र जिस तरह से हुआ वहां पर भी हंगामा काटा गया, लेकिन इस बीच में संभल हिंसा को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है कि राजनीति इस पर कितनी जायज है, क्योंकि यही बार बार सवाल पूछा जा रहा है। देखिए जो भी विपक्षी पार्टियां हैं संभल हिंसा को लेकर वो जरूर बीजेपी को घेर रही है, लेकिन जिस तरह से ऐसा संभल हिंसा में पाकिस्तानी जो आर्मी यूज करती है उसका कारतूस का वो खोखा बरामद हुआ और तमाम ऐसे चीज जो फॉरेंसिक टीम है उसके पास मिले हैं, तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से संभल में हिंसा हुई ऐसा कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। जिस तरह से पाकिस्तानी कारतूस का इस्तेमाल हुआ है तो ऐसे में समझा जा सकता है। और सियासीदार जो पार्टियां हैं वो आरोप कुछ भी लगाए, लेकिन अगर इस तरह की गतिविधि प्रदेश के किसी भी जिले में हुई है तो ये चिंताजनक है। आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। जिस तरह से न्यायिक आयोग की टीम ने संभल में पूरा दौरा किया है, ये माना जा रहा है कि संभल हिंसा से सीखते हुए जो न्यायिक आयोग की टीम है वो भी एक रिपोर्ट देगी, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इस तरह की हिंसा न हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जुड़ने के लिए। ग्राउंड से सीधी तस्वीरें आपके सामने थी, जहां पर आपने देखा कि उमेश दिखा रहे थे कि किस तरह से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। शांतिपूर्ण माहौल पूरी तरह से संभल के अंदर और अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, पैनी नजर रखी गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। लगातार आप देखिए बड़ी खबर आपके सामने, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखा गया, लेकिन इस बीच में यहाँ पर सरकार और विपक्ष के बीच में हंगामा हुआ है। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, लेकिन सदन में नोटों के बंडल मिल गए हैं। सरकार और विपक्ष के बीच में ये हंगामा हुआ, लेकिन फिलहाल बताते चले कि राज्यसभा के अंदर विपक्ष का ये हंगामा हुआ है और साथ ही साथ कल कांग्रेस सांसद की सीट से यहाँ पर नोटों के जो बंडल है वो मिले और उसके बाद ही ये हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया। राज्यसभा में विपक्ष का ये जोरदार हंगामा हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से बिल्कुल नीचे से ये बंडल जो है वो बरामद हुए हैं। सदन में यहाँ नोटों के जो बंडल है
वो बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए सोर्सेज के हवाले से भी खबर ये देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच में सीधी कार्रवाई किस तरह से राज्यसभा में हो रही है वो दिखा देते हैं। Honorable members, nothing is going to happen. Nothing is going to happen. Honorable members, honorable members. One second. Take your seat. Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House. And information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look, currency notes, whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Weight appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. And I am sure no one should be opposed to an investigation, because this House even otherwise has to send a signal. We are increasingly getting into formal economy. Does it indicate, Honorable Finance Minister, state of economy that people can afford to forget? On this issue, sir. Sir, I request you to confine to this issue. Please, I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond that. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। एक अरे छोड़ो भाई, सर, यू नो, you all lawyers, can he do like this? And these people, ये अरे छोड़ो, ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। Honorable members, honorable members, the leader of the opposition has said two things. One second, sir. I'll take a note of it. I'll take a note of it. Leader of the opposition has said one thing, that when a matter is under investigation, we should not be making a debate of it. I would greatly appreciate this is followed. I find it brief virtually every day. Everything under investigation is more subject of investigation in our debate. Number two, to respond to the Honorable LOP, I was extremely concerned, and therefore I myself ascertained whether the Honorable member has really attended the House. I couldn't go more than that. And I
found out from the record which we maintained electronically that the honorable member has in fact signed that he has come to ground. तो फिलहाल बड़ी अपडेट जहां पर राज्यसभा के अंदर आप देखिए किस तरह से नोटों के ये बंडल मिले हैं और अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के बिल्कुल नीचे से मिले हैं। लेकिन बताते चले तेलंगाना से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद यहाँ पर उच्च सदन और राज्यसभा से प्रतिनिधित्व करने वाले मनु सिंघवी पर नाम जिस तरह से सामने रखा गया है, लेकिन फिलहाल अपनी तरफ से इनकी क्या प्रतिक्रिया आएगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह से डिफेंस करते हुए नजर आए। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते थे जहाँ पर मथुरा के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद में घुसने की कोशिश यहाँ पर की गई है। महिला को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है और आगरा की ये महिला रहने वाली है, मीरा राठौर इनका नाम है और शाही ईदगाह के बाहर से हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट मथुरा से आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आगरा की रहने वाली मीरा राठौर को पुलिस ने शाही ईदगाह के बाहर से ही सड़क पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया क्योंकि ये यहाँ पर शाही ईदगाह के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। तो आपको बता दें कि आगरा की रहने वाली मीरा राठौर जिसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और वो शाही ईदगाह के बाहर हिरासत में उसे लिया गया है क्योंकि वो अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। शाही ईदगाह मस्जिद में घुसने की कोशिश उसके द्वारा की गई, जिसके बाद क्योंकि वहाँ पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसके मद्देनजर इस महिला को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर तो सुरक्षा के इंतजाम के देखते हुए इसको सुपर जोन और सेक्टर में डिवाइड किया गया। उसमें जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पर हमने फिक्स ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, कोशिश किया गया है कोई भी जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार का असुविधा न पड़े। पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई है और सभी की जितने जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसकी प्रॉपर चेकिंग करके हम लोग वहाँ भेज रहे हैं। जो लोग इसमें जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया है उनसे हमारी व्यक्तिगत बात से हुई और लोगों से भी अनुरोध भी किया गया है। सब लोगों ने हमारे अनुरोध को मानते हुए उन्होंने उसको अपना जो हाँ, लगातार आप देखिए किस तरह से मथुरा के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। महिला को हिरासत में लिया गया है। हरेंद्र पाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ कार्रवाई की गई है क्योंकि गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हुई है कि क्या कुछ कारण रहे कि क्यों आखिर मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, बिल्कुल आशा आगरा की रहने वाली हिंदू महासभा की मीरा राठौर ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वह शाही ईदगाह मस्जिद में जल चढ़ाना और तुम्हारा पूजा अर्चन करना चाहती है। वहीं तो यह महिला देर रात को लड्डू गोपाल और जल अभिषेक हाथ में लेकर शाही ईदगाह की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस पहले से ही तैनात थी तो पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यह महिला अपने आप को आगरा की हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष बताती है। वही इसको 6 दिसंबर का आज दिन है, आज चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवादित चला आ रहा है। यह शाही ईदगाह मस्जिद तो कहीं ना कहीं पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी और पूरे जो क्षेत्र है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को पूरी ड्रोन की मदद से पहले से ही निगरानी की जा रही थी। वहीं पूरे फोर्स को यहाँ तैनात किया गया था। पूरे जो आसपास का क्षेत्र है उसको 2 सेक्टर और 16 जोन में डिवाइडेड किया गया था। तो कहीं न कहीं पुलिस पूरी तरह से तो अब कार्रवाई क्या कुछ की गई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी महिला को पास ही के थाने में पहुंचाया गया है, जहां उसको वो किया गया है, बैठाया गया है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन हरेंद्र, एक चीज काफी दिलचस्प है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार कुछ घटनाएं वहाँ पर इस तरीके की पेश आ रही हैं जहाँ पर 2 समुदाय को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ लगता है कि क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हो सकती है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इससे पहले से ही जो विवादित स्थल चला रहा है शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का, तो पहले ही हिंदू संगठन कई बार ऐलान कर चुका है और यहाँ पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि जो शाही ईदगाह
मस्जिद है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह बना हुआ है और वहीं हरिंदर, ये पहला मौका नहीं है कि मीरा राठौर इस तरह से काम करती नजर आई हो, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश उन्होंने की हो। इससे पहले 29 जुलाई 2024 को भी इस तरह से ही खबर सामने आई थी, जहां पर ताजमहल में जलाभिषेक को लेकर कोर्ट में अभी याचिका भी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मथुरा के अंदर पहुंचती हैं और शाही मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो मीरा राठौर महिला है, ये पहले भी ताजमहल में इसने जल चढ़ाने की कोशिश की और पहले से ही विवादों में घिरी चली आ रही है। तो पुलिस पहले से ही, जब इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था तो पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं किसी भी रास्ते को जो शाही ईदगाह मस्जिद और जन्मभूमि पर जाता है, वहाँ हर आने जाने वाले को चेकिंग की जा रही थी, उनके आधार कार्ड की पहचान की जा रही थी। और हरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि मथुरा से ही अपडेट कर रहे थे हरेंद्र की किस तरह से वहां पर महिला जो है वो ईदगाह के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी कर दी गई। और इससे पहले ताजमहल के अंदर घुसने की भी आप देखिए किस तरह से याचिका जो है वो लगाई गई है, उसको लेकर भी लगातार कार्रवाई किस तरह से चल रही थी। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर, जहाँ आज किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद दिल्ली यहाँ पर किसान जाएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर 101 किसानों का पहला जत्था रवाना होगा और खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है, क्योंकि 1 बजे का समय रखा गया है। तो लगभग आप देखिए अभी मीटिंग होना शुरू हो गई है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। आज फिर से किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद दिल्ली यहाँ पर किसान जो है वो जाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर पूरी तरह से पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। बॉर्डर पर किसानों की रोकने की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया है कि किसानों को हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रदर्शन करने की इजाजत यहाँ दिल्ली के अंदर नहीं मिल पाई है। और अगर वहां से अनुमति आती है तो ही हरियाणा बॉर्डर को किसान यहाँ से लांघ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आप देखिए कोई भी अनुमति नहीं आई है सामने, जिसे मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि पूरी तरह से हरियाणा बॉर्डर पर इन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। जहां पर आपने देखा कि वाटर शेयरिंग के तौर पर भी काम जो है वो करने की कोशिश की गई है। चलिए अब आपको सीधा राज्यसभा की कार्रवाई किस तरह से चल रही है वहां पर ये चलते हैं। जो वक्तव्य दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, ये जगह सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है। इसमें लीडर ऑफ द हाउस ने जो लास्ट में अपील किया है, हमारे पार्टी की ओर से हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, पीसफुली चलाना चाहते हैं। लेकिन ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव रिसीव्ड वन नोटिस अंडर रूल 267। सर, मेरा इसका कहना है, जो लास्ट अपील किया उसको फॉर्मली अगर एलओपी साहब बता सकते हैं कि आगे आप छोटे छोटे विषय को यहाँ मुद्दा उठा करके हाउस डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका तरफ से भी मुद्दा, आपका तरफ से भी अननेसेसरी मुद्दा उठा के हाउस डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप भी कमिटमेंट देना पड़ेगा और फेक नैरेटिव यहाँ आप खड़ा नहीं करेंगे, उसका भी आप वादा करना पड़ेगा। नॉन इश्यू को लेकर Honorable members, I have received one notice under Rule 267 seeking discussion on the problem of farmers. I do not find the same in order and therefore I am unable to agree to that. Matters with permission 0 hours. Shri ADC, nothing will go on record. Shri ADC demand to grant more visas to technical experts from China. Thank you, Chairman, sir. Private sector enterprises from footwear and textile to engineering and electronics in India have purchased huge machinery from China but are unable to use them productively without the help of Chinese technicians. The machinery is lying idle and export orders remain unfulfilled. The Secretary Department for Promotion of Industries and Internal Trade has accepted the claim by Indian companies that a significant skill gap exists between Chinese and Indian factory supervisors and workers. The leader of these private companies are of the view that Chinese professionals are highly productive and are less expensive. In view of this, the Engineering Export Promotion Council of India is of the view that more visas should be given to Chinese experts so that the machinery in India can be put to efficient use. Hence, strategies should be designed in such a way that experts are issued visas after due diligence
keeping in view national security. The process should be expedited. Thank you. Thank you. Honorable Sri Jose K. Mani, concerned over rising cases of non-communicable diseases in the country. Honorable Jose K. Mani, not present. Please, Always forget me, sir. please, no. I raised today to draw attention to a growing public health crisis in the country. चलिए तो फिलहाल राज्यसभा से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों पर लगातार हंगामा यहां पर सरकार की तरफ से भी किया गया है कि अगर प्रश्नकाल के दौरान भी इस तरह से हंगामा चलेगा तो फिर कैसे अपनी बात को सामने रखेंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से काम करने की जरूरत है। सीधे तस्वीरें लखनऊ से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। आज के दिन पर समाज रचना से जुड़े हुए राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले किसी भी बड़े अभियान में वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बगैर ये सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। सचमुच जो कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया, एक लंबे समय तक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उन कुप्रथाओं को समाप्त करने, दलितों, वंचितों, शोषितों को उनका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास यह अभिनंदनीय है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भले ही उन्होंने अत्याचार सहे होंगे, अन्याय सहा होगा, लेकिन उनका कार्य देश के लिए था, समाज के लिए था। कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पर वे बातें नहीं आने दी और अंतिम दम तक वह देश के शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए लड़ते रहे और उन्हें न्याय दिलाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, यहां पे चर्चा हो रही थी, जो बातें यहां पर इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने जो बात अपने उद्बोधन में कही, आज आप एक चर्चा लगातार सुन रहे होंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार दसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं, जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद का निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और स्वतंत्र
46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्थ जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से तस से मत नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा, यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। लगातार वो दलित समुदाय के लिए कार्य करते रहे, उसको आगाह भी करते रहे। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को माना, वे भारत के अंदर सुरक्षित हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हर प्रकार का सम्मान और सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का दायित्व सरकार आज उनके लिए उपलब्ध करा रही है। लेकिन जिन लोगों ने धोखे से योगेंद्र नाथ मंडल की बात को मान करके भाग गए थे, वे पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी किस प्रकार का अत्याचार सह रहे हैं, ये दृश्य आज हम सबके सामने है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी थी। बांग्लादेश के अंदर तो 1971 तक 22% हिंदू रहा करता था। आज वो घट करके 7 से 8% तक रह गया है। और जो कुछ हो रहा है, अगर इसी प्रकार का नरसंहार चलता रहा तो ये संख्या बहुत सीमित रह सकती है। आवाज उठनी प्रारंभ हुई है, लेकिन ये आवाज उन लोगों की उठ रही है जो यहां पर दलितों के हितों के लिए काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल लखनऊ से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर आपने देखा BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर वो किस तरह से संविधान को लेकर बात कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान हो गया है और अब बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए किस तरह से 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर हो गई है। एक एक सप्ताह की निगरानी की जा रही है और किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान हो गया है, क्योंकि 1 बजे का समय रखा गया था जब दिल्ली की ओर कूच करना है। इससे पहले मीटिंग की जाती है, लेकिन रास्तों पर आप देखिए एंट्री एग्जिट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुस्तैदी किस तरह से बढ़ा दी गई है, लेकिन किसान भी झंडियां लेकर किस तरह से मैदान में उतर गए हैं। अब शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से भी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी सूरत में किसान बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने चाहिए। लेकिन पूरी तरह से देखिए किस तरह किसान जो है वो अभी भी डटे हुए हैं। क्या कुछ कहना है वो जरा आपको सुनाते थे। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, BJP ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
चलिए तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पंजाब से अमन अरोड़ा को आप सुन रहे थे। किस तरह से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, इस पर सोच विचार करना जरूरी है, क्योंकि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है, जो दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।